जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे पवनों एवं हिमनद द्वारा आकृतियों का निर्माण जो हुआ होता है उसी के बारे में, असलाकृतियों का जो निर्माण हुआ है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कियासी के बारे में, पवनों द्वारा निर्मित असलाकृति के बारे में, यानी जो पवन के द्वारा असलाकृति निर्मित होती है उसी के बारे में जानेंगे। पवनों द्वारा असलाकृतियां सो मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा है सो पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे जमीन है से पूरी तरह मरी रहता है, कोई भी पेड़ पौधा वगैरह नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र। जैसे भारत में दो प्रकार का मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। पहला है कि राजस्थान का थार है, वहाँ पे पूरा बालू ही बालू है, और दूसरा है सो लद्दाख। लद्दाख में वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। इसमें देखो पवनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र का असलाकृतियों का निर्माण होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। और घर्षण किसको बोलते हैं? जब वायु किसी चट्टान में टकराती है तब उसे है सो घर्षण बोलते हैं। अब घर्षण वायु में उपस्थित धूलकण जब किसी चट्टान से टकराती है तो उसे अपघर्षण बोलते हैं। और सनी घर्षण किसको? वायु में उपस्थित धूलकण जब आपस में टकराकर टूटने लगते हैं तो उसे सनी घर्षण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सो अच्छा नहीं समझ देखिए है सो घर्षण किसको बोलते हैं? जब है सो वायु से किसी चट्टान में सो टकराती है, ठीक है, जब टकराती है उसी को है सो घर्षण। जैसे आप लोग बाल वगैरह सो झाड़ पे जाते होंगे एकदम बाजार में, लेकिन जब हवा चलती होगी तो यहाँ पे है सो बाल वगैरह है सो ये बिगाड़ देता है, ठीक है, यानी कि घर्षण होता है इसी के कारण से बिगाड़। और अब घर्षण किस वायु में उपस्थित जब है सो घर्षण होता है, ठीक है, घर्षण हुआ तो धूल कण है सो उठा के आया, ठीक है, वायु में है सो धूल कण है सो उठा के आया और चट्टाने से टकराने लगे, ठीक है, आपस में ही टकरा गया, ठीक है। जब धूल कण है सो हवा में उड़ रही है तो अंदर में ही टकरा गया, ठीक है, तो उसी को टकराने को ही है बोलते हैं आप घर्षण। जो हवा में जैसे उड़ रहा है, ठीक, उड़ रहा है, जैसे लोहा टीना धूल कंकड़ कुछ भी उड़ रहा है, उसी को आपस में टकरा रहा है, उसी को बोलते हैं सनी घर्षण। और इसके बाद सॉरी आप घर्षण बोलते हैं, इसके बाद सनी घर्षण किसको बोलते हैं? जो हवा में टकरा रहा था, ठीक है, धूल कण जो हवा में टकरा रहा है वो टकराने से वो टूट के जो निकला उसी को बोलते हैं हम लोग सनी घर्षण। कैसे बोलते हैं? सनी घर्षण। जैसे आप लोग बरसात में गर्मी में है सो हवा वगैरह ज़्यादा चलती है, कभी कभी किसी का कर्वेस्टर है सो उड़ के उधर चल जाता है। एक बार हम लोग के घर के बगल में ही एक पर कर्वेस्टर गिरा से पैर पूरा तोड़ दिया था। और एक बार हम लोग के सर पर आ रहे थे कर्वेस्टर वगैरह से उस पर सो काट के अलग कर दिया था, वो बताए थे। इसके बाद सो आगे हम लोग देखेंगे छत्रपशिला, ठीक है, शिला मतलब क्या चीज है? पत्थर, ठीक है। छत्रपशिला किसको बोलते हैं? शिला का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, रॉक्स। जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टानों को अपवर्तित कर देती है, जिससे छत्ता के समान आकृति कर देती है, जिससे छाता के समान आकृति बनी है, उसी को बोलते हैं छत्रशिला। जैसे कि है सो देखो यहाँ पे है आकृति, ठीक है, ये आकृति है सो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ के मुलायम चट्टानों को है सो काट दिया, ठीक है, ये मुलायम चट्टानों को है सो काट दिया, उसी को बोलते हैं हम लोग छत्रशिला। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखो इंसेन वर्ग, ठीक है, ये है सो मरुस्थलीय क्षेत्र में कठोर चट्टानी के टीलों को इंसेन वर्ग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ये चट्टाने हैं, ठीक है, ये चट्टाने है सो ये एक घर्षण होकर ये कभी है सो कट गया, ठीक है, तो ये कटने से ये गिर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है इंसेन वर्ग, ठीक है, ये इंसेन वर्ग ही है, ये इंसेन वर्ग ही है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, जुगेन किसको बोलते हैं? इंसेल वर्ग को पवने से ऊपरी कास्ट को काट देती है, जिससे दबाव से डिब्बे के समान आकृति बन जाती है, उसी को जुगेन बोलते हैं। जैसे कि देखो ये आकृति है, ठीक है, ये है तो ये पेड़ का आकृति, लेकिन जब हवा चलती है ना तो ये आकृति को सीधा समान कर देती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग जुगेन, ठीक है, जुगेन। इसके बाद आगे देखते हैं डाइकांडर। जब इंसेल वर्ग को हवाएं चारों ओर से काट देती है तो एक फल की आकृति बन जाती है, इसी चतुर्भुज आकृति को है सो डायकांडर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? डायकांडर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पत्थर है, ये अंदर है इन्हीं से छिद्र हो जाता है, ठीक है, ये चारों ओर से छिद्र हो जाता है और ये है सो धरती पर पड़ जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग डायकांडर, और ये चारों ओर से भस्का देता है। इसके बाद ऐसे भूस्तंभ, ठीक है, भूस्तंभ किसको बोलते हैं? जब किसी कठोर चट्टान की दोनों ओर मुलायम चट्टानें पाई जाती है तो पवने से मुलायम चट्टान को अपवर्तित कर देती है, जिससे स्तंभ की आकृति है सो बन जाती है। जैसे कि अब कोई ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, अब जब पवने द्वारा है सो एक काट के ये है सो एक स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाता है, ठीक है, ये स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग भूस्तंभ। इसके बाद आगे देखें थारडेट, इसको जब कठोर द्वारा से मुलायम चट्टान समांतर पाई जाती है तो भूस्तंभ की एक कतार बन जाती है, जिसे थार डेट कहते हैं। जैसे कि ऐसो देखो एक भूस्तंभ तो एक यहाँ निर्माण हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग भूस्तंभ, लेकिन जब एक ही समांतर में एक से अधिक होने लगता है, ठीक है, जैसे एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे समांतर रेखाओं मतलब समांतर होने लगता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग थार डेट। देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों पहाड़ियों पर ऐसे छिद्रनुमा आकृति बना लेती है, उसे जालीदार है सो शिला कहते हैं। और ये है सो पूरी तरह से है सो जालीदार शिला से छिद्र हो जाती है, और ये देखो ये छिद्र है, ये आकृति में छिद्र है, उसी को है सो हम लोग
जालीदार सिल्ला बोलते हैं। इसके बाद है सो ये वातरंध, जब पवनों द्वारा मरुस्थलीय भूमि में गड्ढा का निर्माण करती तो उसे वातरंध कहते हैं। जब पवनों द्वारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे पूरा समतल जमीन है, जब हवा चलती है तो ये यहाँ पे है सो ये जमीन है सो यहाँ पे गड्ढा बना देती है और ये बालू है सो उड़ा के इधर उधर ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ गड्ढा जो बना दिए उसको बोलते हैं वातरंध, और जो ये बालू उठा के यहाँ पे ले गए उसी को बोलते हैं ये बालू माना कि यहाँ पे उठा के ले रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। इसके बाद है सो वात्सन झील, मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को वात्सन झील कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देखो अजमेर का आना सागर है, और वात्सन झील जब सूख जाता है उसमें नमक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या चीज का स्रोत? नमक का है सो अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद देखेंगे बरखान, ठीक है। बरखान किसको बोलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को ही बरखान बोलते हैं। ये जैसे ये बालू का जो यहाँ पे गड्ढा बना था उसको हम लोग क्या चीज बोलते थे? जिसको देखो यहाँ पे है सो बालू का जो गड्ढा बना था उसको बोलते थे वातरंध। जो है सो बालू उठ के यहाँ चला गया, ठीक है, वो बालू चल गया उठ के यहाँ, उसको बोलते थे बालू का स्तूप। और इसके बाद है सो बरखान, जो ये बालू जो उठ के बना जो अर्धचंद्राकार बना, ठीक है, ये अर्धचंद्राकार बना तो उसी को हम लोग बोलते हैं बरखान। क्या चीज? जो चंद्र जो चंद्रमा है उसी की आधा चंद्रकार के बोलते हैं, इसलिए चंद्रकार हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद देखो बालू का स्तूप आई गए, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्रकार टीलों को है तो बालू का स्तूप। लोयस के मैदान को अब हम लोग देखेंगे। लोयस के मैदान से पहले, ये लोयस का मैदान जो बनने से पहले जो जितना चीज़ अभी हम पीछे भी बताएं उसी सबसे ये लोयस का मैदान बना है, ठीक है। जैसे छत्रप सिल्ला, फिर इंसेलबर्ग, जुग्गेन, डायकांडर, जालीदार सिल्ला, ये वातरंध, ये सब है ना। देखो ये है सो पूरा ऐसे मैदान है, ठीक है, लोयस का मैदान। ये मरुस्थलीय क्षेत्र का मैदान है। देखो लोयस का मैदान किसको? मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू वायु द्वारा उड़ाकर ले जाती है और जिस स्थान पर निक्षेपित किया जाता है उसे लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान है सो उपजाऊ होता है, ठीक है। जैसे है सो आप लोग ऐसे देखे होंगे कभी कभी है सो अपने खेत में भूसा वगैरह, भूसा जो जानवर खिलाते हैं ना वो, उसी को कुट्टी वगैरह भूसा देखते होंगे ए शेप में, कुछ जब हवा चलती है तो ये उड़ के है सो पूरी तरह से है सो आगे बिखर जाती है, उसी को बोलते हैं लोयस। क्या चीज बिखर जाती है? उसी को बोलते हैं लोयस। ये है सो लोयस का मैदान कहाँ? बड़ा है सो लोयस का मैदान है सो चीन में है सब। इसके बाद जानेंगे हम लोग हिमनद से बनने वाले आकृतियों के बारे में जानेंगे, यानी कि हिमनद द्वारा निर्मित अश्वाकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। हिमनद है जो हिम है यानी कि बर्फ है सब कितना में बनता है, यानी कि ऊंचाई पर है सो बर्फों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय का पर्वत कितना है? 8,848, यानी बर्फ है सो बहुत ऊंचाई तक है, लगभग 6,000 मीटर से ऊपर है सो बर्फ का निर्माण होता है। और ये अगर 1 डिग्री है सो 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान है सो पृथ्वी पर से 1 डिग्री है सो कम होता है। अब हिमनद का निर्माण है सो शुद्ध जो हिमनद यानी शुद्ध बर्फ होगा उसमें है सो अपरदन नहीं होगा। और आप लोग भी देखते होंगे अगर ठंडी में फ्रीज वगैरह में से जमाए होंगे तो आप लोग रगड़ते होंगे तो ये है सो ज़्यादा छटक जाती है, छटक जाता है, एक दूसरे में है सो छटक जाता है। अगर लेकिन यही सो लकड़ी वगैरह डाल दें, अगर उसमें कुछ पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह डाल तुरंत है सो अपरदन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं। देखो शुद्ध हिमनद द्वारा अपरदन का कार्य नहीं होता, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो यह अपरदन आसानी से हो जाती है। इसके बाद देखें यू आकार की घाटी। हम लोग वी आकार की घाटी कहाँ लिखे थे? ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, लेकिन ये है सो बर्फीली क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच है सो यू आकार की घाटी बनती है। देखो यू आकार की घाटी, और वहाँ वी आकार की घाटी है सो बनी थी। यू आकार की क्यों बनती है? देखो यहाँ पे है सो बर्फ है सो जम जाता है, ठीक है, इस कारण क्षेत्र में है सो बर्फ जम गया है, इसी कारण है सो यू आकार की है। इसके बाद देखेंगे लटकती हुई घाटी। लटकती हुई घाटी किसको बोलते हैं? जब किसी बड़े हिमनद मानो ये बड़ा सा एक हिमनद है, ठीक है, और आकार एक कोई से छोटा हिमनद है सो जुड़ जाता है, कोई यहाँ पे है छोटा है सो हिमनद है सो जुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लटकती हुई घाटी। इसके बाद देखेंगे हम लोग नुनाटक, ठीक है। नुनाटक किसमें? जब छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे नुनाटक बोलते हैं। जैसे कोई है सो ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा हिमनद है और इस पे है सो कोई बड़ा वाला आके मिल गया तो उसी को बोलते हैं नुनाटक। जैसे आप लोग नाटक वगैरह में भी देखते होंगे, कुछ चीज़ इमेजिंग दिखाने के लिए है सो करता है, क्या चीज़ करता है? आपको छोटे चीज़ों पर है सो बड़ा चीज़ है सो लाद देता है। जैसे कि है एक आदमी के ऊपर गाड़ी से बड़ा सा चढ़ाता है, बड़ा सा नहीं, मोटरसाइकिल या कार वगैरह चढ़ाता है लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सार्क किसको बोलते हैं? जब हिमनद में बनने वाले यानी कि गड्ढे को ही सार्क बोलते हैं। बर्फीले क्षेत्र में बनने वाले गड्ढे को हम लोग सार्क बोलते हैं। फिर एरिटी, जब किसी चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो जाता है इसी को बोलते हैं एरिटी। क्या बोलते हैं? एरिटी। देखो ये है सो एक पर्वत है, दोनों ओर सार्क का निर्माण हो गया है, उसी को बोलते हैं एरिटी। लेकिन जब ये सार्क का निर्माण, जैसे यहाँ पे भी है सो पहाड़ उठा होता है, यहाँ पे ऐसे भी पहाड़ उठा रहता है और ऐसे भी, यानी एक से अधिक होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? गिरी
श्रृंग बोलते थे। कैसे? गिरि श्रृंग। तो जब एक श्रृंखला के रूप में होते तो उसे गिरि श्रृंग कहते हैं। श्रृंखला जैसे अधिक से होता है, ठीक है। और जो ये गिरि श्रृंग है जो कभी कभी ऐसे टूट के ऐसे धंस जाता है, ठीक है। ये है सो इधर से, तो ये है सो उल्टा टाँगों के आकार की है सो आकृति बना देती है। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? ड्रमलिंग, ठीक है। इसको आगे हम लोग बताएंगे अच्छा से। इसको बाद फ्योर्ड तट, जब बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे खड़ी ढाल को फ्योर्ड तट बोलते हैं। समुद्र के किनारे, ठीक है, बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे से जब खड़ी ढाल बन जाती है, यानी सीधा ढाल बन जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्योर्ड तट। इसके बाद देखेंगे मोरेन। मोरेन कहाँ बनता है? जब तीर्थ जो है सो पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपरी भाग में मोरेन बनता है। और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है इसमें पूछता है कि एस्ट्रोनॉमिक्स से पूछता है, ठीक है। इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? दे देगा पल्सर, फिर ब्लैक होल या विस्फोटक तारा, और ये देता है मोरेन। मोरेन कहाँ है? मोरेन है सो ऑप्शन में, तब मार देना मोरेन। ये सो पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग में सो मोरेन पाया जाता है। ये बर्फीला क्षेत्र में रहता है, ठीक है। ये फ्योर्ड तट पर ऊपर के सबसे बर्फीले सतह को हम लोग मोरेन कहते हैं, ठीक है। मोरेन हिमानियाँ अपनी घाटी के साथ आगे बढ़ती है और अपने साथ साथ अवसाद, बालू, कंकड़, पत्थर, चिका इत्यादि बहाकर ले जाती है। अवसाद के साथ बहने के कारण हिमानी की गति है सो धीमी पड़ जाती है, और परंतु जब हिमानी है सो पिघलकर जल के रूप में नदी में बहने लगती है तो वह अपने साथ लिए हुए अवसाद को पिघलते समय नहीं निक्षेपित कर देती है, जिसे हिमोड अथवा मोरेन कहा जाता है। जब ऐसे ऊपर से है, देखो ये सबसे ऊपरी भाग में ऐसा मोरेन पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं रास मुटाने, किसको बोलते हैं? जब बर्फ का निक्षेपण है सो भेड़ के बाल के समान हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग रास मुटाने। कैसे बोलते हैं? रास मुटाने। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे ड्रमलिंग। जब हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव की आकृति, जब बताए थे हिमनद से उल्टा नाव की आकृति की तरह हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रमलिंग। इसके बाद ऐसे देखो हिमोड किसको बोलते हैं? हिमोड है सो जब हिमानी का निक्षेपण एक चादर के समान समतल रूप में होता है उसे हिमोड कहते हैं। जब एक हिमानी पूरा बर्फ से ढका होता है और एक चादर के रूप में सो, जैसे ये है सो पूरा होता है, और एक चादर के रूप में इतना से इतना है सो पूरा सो निक्षेपण हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर उसी को बोलते हैं हिमोड। कैसे बोलते हैं? हिमोड। इसके बाद से बहिर्जात बल, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी की सतह को उबड़ खाबड़ कर जाता है उसी को बहिर्जात बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैसे होता है? देखो अक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये सबसे होता है। ये हम शुरू में ही बताए थे, अक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या चीज होता है, निक्षेपण क्या चीज होता है, ठीक है। अंतजात बल जब पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करता है। जब अंतर्जाल में पृथ्वी के आंतरिक भाग से बल उत्पन्न होता है जिससे भूकंप वगैरह होता है, और ये भूकंप जो पृथ्वी प्लेट आकृति में यानी जियोड आकृति में उसको एक बराबर करना चाहता है, ठीक है। तो उसी से यह अंतर्जात बल निकलता है, जैसे भूकंप होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ठीक है। जय हिंद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।